अभी जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो सब आपको सबको विजिबल हो रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो आपका है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपका एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल वन। उसमें का एक छोटा अपना पहला यूनिट है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें आज अपन जो बेसिक चीजें होती है इंग्लिश सीखने के लिए वो देखेंगे। आप सभी को आवाज और स्क्रीन क्लियर दिखाई देंगे दे रहे होंगे तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आशीष जी, एक बार आप मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको स्क्रीन जो शेयर की है वो दिखाई दे। हम लगे तो 1 मिनट वेट करते हैं आपके लिए। क्या अभी सब लोगों को स्क्रीन क्लियर प्रॉपरली दिखाई दे रही है जो शेयर की हुई है? ओके, ठीक है। आशीष जी, अपना नेटवर्क एक बार कनेक्शन चेक कीजिए, बाकी सबको स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो ऑलरेडी 12 मिनट हो चुके हैं। This call is now being recorded. तो आज का अपना जो टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश के बेसिक ग्रामर्स है वो सीखते हैं। आप सभी 10वीं या 12वीं में सीखे होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी बेसिक चीजें आपको पता है, ऐसा समझ के हम आगे चल रहे हैं। आज का अपना यूनिट जो है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसमें आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, कौन कौन से वेरियस टाइप ऑफ आर्टिकल है, उनका कहाँ और कैसे यूज होता है वो सीखेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन सीखेंगे, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है वो सीखेंगे। उसके बाद वर्ब सीखेंगे, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब है वो भी सीखेंगे। और जो टेंसेस होते हैं सिंपल, परफेक्ट एंड फ्यूचर टेंस, उन्हें भी सीखेंगे। तो आज का अपना जो अ, पहला टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। अभी आपने इंग्लिश में देखा होगा कि हम ए, एन और द यूज करते हैं। तो ये ए, एन और द क्या है, ये आर्टिकल में, आर्टिकल के टाइप में आते हैं। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है डिफाइनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफाइनेट आर्टिकल। डिफाइनेट आर्टिकल मतलब क्या, कि जो चीज आपको पता है कि वो मतलब संख्या में कि ये 10 है या 20 है, मतलब वो उसे आप काउंट कर सकते हो, तो वो आता है डिफाइनेट आर्टिकल में। और इनडिफाइनेट आर्टिकल में क्या है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, वो आता है इनडिफाइनेट आर्टिकल में। अभी इनके यूजेस क्या क्या है वो देखेंगे हम। तो जैसे अभी हम जो निश्चित है, मतलब डिफाइनेट मतलब निश्चित आर्टिकल, तो उसमें आता है ए और एन, बराबर। इसमें जैसे अपने को सपोज बोलना है कि एक एप्पल है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे कि एन एप्पल। उसके बाद बताना है कि ये आंख है, तो उसके उसे क्या बताएंगे हम, एन आई, एन ईयर। लेकिन वही अगर हमें कुछ यूनिट बताने हैं
और कोई साल बताना है तो हम क्या करेंगे, अ ईयर लगाएंगे, उसके आगे हम एन नहीं लगा सकते। और यूनिट बताना है तो अ यूनिट करके लिखेंगे, वहां पे एन नहीं लगा सकते। जैसे अभी सिंग, और उसमें एक और रूल है कि उसको आप सिंगुलर पे ही लगा सकते हैं, क्योंकि ए और एन ये अपने आप में एक सिंगुलर चीज को दर्शाता है। इसको आप प्लूरल मतलब जो बहुवाचक संख्या होती है उसके आगे आप ए और एन को नहीं लगा सकते, उसके आगे आपको क्या लगाना है, डिफाइनाइट आर्टिकल द लगाना है। तो ये हो गए दो टाइप आर्टिकल्स के, ए एन और द। अब इसमें एक और डिफरेंस है कि जो आप ए और एन मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, उसे आप सिर्फ काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के आगे लगा सकते हैं। वही जो डिफाइनेट आर्टिकल है अपना, उसे आप काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, और सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन दोनों के आगे आप द लगा सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंट है दोनों के बीच में, डिफाइनेट आर्टिकल और इनडिफाइनेट। अब हम आगे देखते हैं प्रीपोजिशंस। अब यहाँ पे आप यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के, कौन कौन से प्रीपोजिशन है, कौन से प्रीपोजिशन कहाँ यूज होते हैं, और जो कॉमन प्रीपोजिशन है वो देखेंगे। उसके बाद टाइम और प्लेस के लिए अलग अलग जो प्रीपोजिशन है वो भी देखेंगे। जैसे बेसिक प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन फॉर प्लेसेस। तो प्रीपोजिशन फॉर प्लेसेस के लिए दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, एक ऑन एंड एक अबव। अभी ऑन आप कहाँ लगाएंगे, कोई चीज अगर टेबल के ऊपर रखी हुई है, जैसे कि एक छोटा सा बॉल है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो आप वहाँ क्या लिखोगे, क्या लगाओगे, ऑन प्रीपोजिशन लगाओगे, जैसे कि द बॉल इज ऑन द टेबल। वही अगर उस टेबल के ऊपर वॉल पे अगर कोई क्लॉक टंगी हुई है अपनी, तो वहां पे आएगा कि द क्लॉक इज अबव द टेबल। अभी ऑन कहाँ लगाएंगे कि वो दोनों चीजें टच हो रही है एक दूसरे को, वो बॉल टेबल के ऊपर रखे हुआ है, वो टच हो रहा है, तो वहां पे आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। और वही क्लॉक जो है, क्लॉक का और टेबल का अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्लॉक जो है वो टेबल के ऊपर है लेकिन उसे टच नहीं हो रही, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, अबव। जैसे कि क्लॉक इज अबव द टेबल, मतलब क्लॉक जो है टेबल के ऊपर है लेकिन वो टच नहीं हो रही है। अगर क्लॉक टेबल के ऊपर रखी हुई है और टच हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, क्लॉक इज ऑन द टेबल। ये बेसिक डिफरेंस है ऑन और अबव के बीच में। नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन है इन और एट। अभी इन आप कहाँ लगाओगे, सपोज आप अपने घर में है लेकिन आप एक प्रॉपर रूम के अंदर है, तो वहां आप इन लगाओगे कि आई एम इन द रूम, कि मैं रूम के अंदर हूँ, मतलब एक एनक्लोज स्पेस जिसके अंदर हो आप, तो वहां पे आपको लगाना है इन। वही आप अगर घर पे है तो आप क्या बोलोगे, आई एम एट द होम। आई एम एट द होम मतलब मैं घर में हूँ, लेकिन मैं घर में कहीं पे भी हो सकता हूँ, मैं रूम में भी हो सकता हूँ, मैं बालकनी में भी हो सकता हूँ, मैं गार्डन में भी हो सकता हूँ। तो जहाँ आपकी लोकेशन फिक्स नहीं है, वहां पे आपको लगाना है एट। जैसे कि आई एम एट द होम, मैं घर पे हूँ, आप कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन आप घर के किसी रूम में है या प्रॉपर किसी गार्डन में है, तो वहां पे आप बोलोगे कि आई एम इन द रूम या आई एम इन द गार्डन। ये अपने दूसरा प्रीपोजिशन इन और एट में का डिफरेंस। नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। ये दो है। इसमें अगर कोई बॉल है सपोज, वो एक बॉक्स के आगे रखी हुई है, मतलब सामने रखी हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। अगर सामने की तरफ है तो इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे, अगर पीछे के साइड में है तो आप क्या करेंगे, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, मतलब बॉल बॉक्स के पीछे रखी हुई है। ये है दूसरे प्रिपोजिशन। नेक्स्ट है अपना अंडर एंड बिलो। जैसे कोई चीज अगर किसी बॉक्स के नीचे है तो आप क्या कहेंगे, एक बॉल है वो बॉक्स के अगर नीचे है तो आप क्या कहेंगे, द बॉल इज अंडर द बॉक्स, मतलब बॉल जो है बॉक्स के नीचे है। वही अगर बॉल बॉक्स के ऊपर है तो आप क्या कहेंगे, द बॉल इज अबव द बॉक्स, मतलब बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है। ये है दो सिमिलर अंडर एंड बिलो, तो इन्हें कहाँ यूज करना है वो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है अपना बिटवीन एंड अमोंग। अब बिटवीन हम कहाँ यूज करते हैं, बिटवीन मतलब अगर दो चीजों के बीच में कोई चीज हमें इंडिकेट करनी है तो उसे हम बिटवीन कहते हैं। जैसे कि
द रेड, जो 3 टाइप के बॉक्स है, रेड, ब्लू, येलो। तो ब्लू बॉक्स अगर हमें डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, द ब्लू बॉक्स इज बिटवीन द येलो एंड द रेड बॉक्स। अगर दो चीजों के बीच में आपको कोई चीज को बताना है, डिनोट करना है, तो आपको बिटवीन यूज करना है। अगर 2 से ज्यादा चीजें हैं और उसके बीच में आपको कुछ डिनोट करना है, जैसे 5-6 बॉक्स है और उसके बीच में आपको येलो बॉक्स को डिनोट करना है, तो आप क्या बोलोगे कि the box is among the boxes, the yellow box is among the red boxes, मतलब बहुत सारे रेड बॉक्सेस है, उसके बीच में कहीं तो भी एक येलो बॉक्स। तो आप कहेंगे कि the yellow box is among the red box। ये हो गया सेम बिटवीन एंड अमोंग प्रीपोजिशन में। नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन है नियर एंड फार। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। अब कोई चीज, सपोज एक बॉल है, बॉल एक बॉक्स के पास में है, तो आप क्या कहेंगे, द बॉल इज नियर द बॉक्स। और अगर बहुत दूर है तो कहेंगे बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स, मतलब बॉल बॉक्स से बहुत दूर है। ये हो गए अपने प्लेसेस के प्रीपोजिशन। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट, जिसके अपने पास स्लाइड अवेलेबल है। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि ये प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट है। अब इसमें 2 सिमिलर है, मतलब एक है अक्रॉस, एक है थ्रू। अक्रॉस मतलब उसके ऊपर से, उसके पार अगर हम जा रहे हैं तो उसे हम अक्रॉस कहेंगे, और थ्रू मतलब उस टनल के अंदर से। जैसे यहाँ पे अक्रॉस में देख सकते हैं आप, एक नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, अगर हम उसे क्रॉस करें तो हम उसे बोलेंगे आई वेंट अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं इस पार से उस पार उसे क्रॉस करके जा रहा हूँ, उसके ऊपर से जा रहा हूँ। लेकिन यही थ्रू कब हम यूज करेंगे, जब हम टनल के पार से जाएंगे। जैसे कोई क्लोज चीज है, जैसे यहाँ पे टनल दिखाई दे रही है, अगर हम उस टनल से क्रॉस करके जा रहे हैं तो हम कहेंगे आई वेंट थ्रू द टनल। ये बेसिक डिफरेंस है अक्रॉस और थ्रू। नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन है अलोंग एंड अराउंड। अभी अलोंग मतलब सीधे जाने के लिए हम अलोंग कहते हैं, मतलब रास्ता है उसे हम क्रॉस कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, अलोंग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड, क्योंकि सीधे रास्ते से जा रही है, कहीं मुड़ नहीं रही, कहीं घूम नहीं रहे, सीधे जा रही है, इसलिए उसे कहा जाएगा कि वॉकिंग अलोंग द रोड। वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आज बाजू में एक लेक है, उस लेक को घूमकर जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अराउंड यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर वॉकिंग अराउंड द लेक, मतलब ये लेक, इस लेक को पूरा घूमकर जाएंगे, तब जाके हमें अराउंड यूज करना। ये बेसिक डिफरेंस है अलोंग और अराउंड। नेक्स्ट है अपना टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम। टूवर्ड मतलब अपनी ओर आ रही, कोई चीज अगर हमारी ओर आ रही है मोमेंट में, मतलब गति में आ रही है, तो उसे वहां पे टूवर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बेबी इज रनिंग टूवर्ड मी, मतलब एक छोटा बच्चा मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है। तो अगर मेरी तरफ आ रहा है तो टूवर्ड यूज करना है, अगर मुझसे दूर जा रहा है तो हमें अवे फ्रॉम मी यूज करना है। अवे फ्रॉम मी मतलब हमसे दूर। जैसे यहाँ पे लिखा है द बेबी इज रनिंग अवे फ्रॉम मी, मतलब ये बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, तो वहां पे आपको अवे फ्रॉम यूज करना है। नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन है ऑन टू एंड ऑफ। अगर कोई चीज, जैसे यहाँ पे ये डॉगी चलते हुए, मतलब भागते हुए आ रहा है और बॉक्स टेबल के ऊपर जंप कर रहा है, तो वहां पे हमें ऑन टू यूज करना है, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ रहा है। तो कैसे यूज करेंगे हम उसे, द डॉग जम्प ऑन टू द टेबल, मतलब ये डॉग जो है वो टेबल के ऊपर जंप करके, मतलब मूवमेंट में आ रहा है ना, तो इसलिए डॉग जंप ऑन टू द टेबल, ये ऐसे यूज करेंगे। अगर कोई चीज मूवमेंट में टेबल के ऊपर या फिर अलमारी के ऊपर से दूर जा रही है, तो हम उसे क्या यूज करेंगे, ऑफ। जैसे कि यहाँ पे ये बिल्ली ने छलांग लगाई है अलमीरा से ऊपर से, तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे उसका सेंटेंस में, द कैट जम्प्ड ऑफ द अलमीरा। अगर वो मोमेंट में दूर जा रही है तो उसे ऑफ करेंगे। उसके बाद है इनटू एंड आउट ऑफ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनटू मतलब बाहर से अंदर आना स्पीड में, और आउट ऑफ मतलब अंदर से बाहर जाना थोड़ा स्पीड में, एकदम नॉर्मल इनक्लोज स्पेस के अंदर। जैसे यहाँ पे कैट देख सकते हैं, द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में भागते हुए आई बिल्ली और अंदर चली गई, तो हम वहाँ पे क्या सेंटेंस बनाएंगे, द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। और
आगे वाला क्या, आउट ऑफ कब यूज करेंगे हम, कि जब कैट मूवमेंट में मतलब भागते हुए बॉक्स से बाहर आ गए, तो वहां पे क्या सेंटेंस यूज करेंगे हम, द कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अभी अपना लास्ट प्रीपोजिशन है ओवर एंड अंडर। अब यहाँ पे जैसे ओवर मतलब ऊपर से अगर कोई चीज छलांग लगा रही है, जैसे ये डॉग यहाँ पे इस फेंस के ऊपर से छलांग लगा रहा है, तो हम क्या कैसे यूज करेंगे इसका सेंटेंस में, द डॉग इज जम्प्ड ओवर द फेंसेस, मतलब ये डॉग ने फेंस के ऊपर से छलांग लगा, तो हम उसका यूज करेंगे द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंसेस। उसके बाद अंडर कब यूज करेंगे हम, कोई चीज अगर किसी चीज के नीचे है, जैसे ये बच्चा इस टेबल के नीचे दिखाई दे रहा है, तो तब हम अंडर यूज करेंगे, तो उसका कैसे यूज होगा, द बेबी वेंट अंडर द टेबल। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स हो गए प्रीपोजिशन के, कुछ मोमेंट के थे, कुछ जो हमने देखे पीछे वो प्लेसेस के। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, हम फिर आगे चलते हैं टेंसेस की तरफ। ओके ठीक है, तो आगे है हमारे वर्ब्स। अभी आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक बार उसकी रिवीजन कर लेते। आपको पता होगा कि दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक एक्शन वर्ब जिसे मेन वर्ब भी कहा जाता है, और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को मदद करते हैं टाइम और प्लेस डिनोट करने में। तो ये दो टाइप के बेसिक वर्ब होते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखा एक्शन वर्ब, डिस्कवर द पावर ऑफ एक्शन एंड क्रिएटिंग डायनेमिक सेंटेंस, मतलब आप क्या एक्शन कर रहे हो, कौन सा कार्य आप कर रहे हो, उस कार्य को जो डिनोट करता है, जो उसे एक्सप्लेन करता है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। और उस मेन वर्ब को या एक्शन वर्ब को टाइम और प्लेस बताने के लिए जो मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या असिस्टेंट वर्ब भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्शन वर्ब जो है वो मेन एक्शन को डिनोट करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कौन सा वर्ब, तो वहाँ पे ऑप्शन में आएगा आपको एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और असिस्टेंट वर्ब, तो वहाँ पे आपको ऑक्सिलरी या असिस्टेंट वर्ब पे टच करना है। तो अब हम डिटेल में देखेंगे एक्शन वर्ब कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन यहाँ पे डिनोट करेंगे। रनिंग मतलब भाग रहे हैं, मतलब ये एक्शन क्या कर रहे हैं कि ये भाग रहे हैं। अब यहाँ पे आगे पेंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग ड्राइंग को पेंट कर रहे हैं, तो वो हो गई पेंटिंग, ये हो गया अपनी मेन एक्शन। यहाँ पे अभी सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, जैसे पहले इसमें आई एम रनिंग ऑन द रोड, ये हो गया अपना एक सेंटेंस हो गया जिसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे आई, आई जो हो गया मतलब मैं ये हो गया अपना सब्जेक्ट। आई एम जो हो गया अपना वर्ब हो गया जो हेल्पिंग वर्ब है, और रनिंग हो गया अपना मेन वर्ब, और उसके बाद में आई ऑब्जेक्टिव आ गया अपना ऑन द रोड, आई एम रनिंग ऑन द रोड। जैसे यहाँ पे और एक एक्शन है कि कुकिंग, जैसे आप उसका सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं कि आई एम कुकिंग द फूड, तो आई हो गया अपना सब्जेक्ट, एम हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है कि अपने मेन वर्ब जो है मतलब जो मेन एक्शन है अपने कुकिंग की वो कब हो रही है और उसे कौन कर रहा है, तो ये डिनोट करने में उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। और कुकिंग हो गई अपनी मेन एक्शन, मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब, और बाकी का हो गया अपने ऑब्जेक्ट कि आई एम कुकिंग द फूड हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये अलग अलग एक्शन यहाँ पे डिनोट की हुई है। जैसे राइटिंग हो गई, ये अपनी एक एक्शन है। रीडिंग मतलब पढ़ना, स्पिनिंग मतलब घुमाना, जो अपने छोटे छोटे टॉयज होते हैं उसे स्पिन करना। लिसनिंग मतलब सुनना, गाने सुनना या फिर पोएट सुनना, पोएम सुनना। थ्रोइंग मतलब बॉल फेंकना। स्विंगिंग हो गया, जो अपने झूले होते हैं उसे झूलना। स्लाइडिंग हो गया, और डांसिंग हो गया, डांस करना। ईटिंग, ड्रिंकिंग, कटिंग, स्लीपिंग, वॉशिंग, ये डिफरेंट टाइप के, ये क्या है, ये अपनी मेन एक्शन है, तो इसलिए इसे एक्शन वर्ब कहा जाता है या फिर मेन वर्ब कहा जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब आपको दिखाई दे रहे होंगे। वॉशिंग हो गया, शॉवरिंग हो गया, तो ये अपने सब आते हैं
मेन वर्ब में या फिर एक्शन वर्ब में, जो एक्शन डिनोट करते हैं कि आप क्या कर रहे हो फिलहाल, आप रनिंग कर रहे हो, लिख रहे हो या पढ़ रहे हो। ये जो मेन एक्शन है, मतलब जो आप एक्शन कर रहे हो उसे डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इसे अपन मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कहते हैं। अभी इसके आगे नेक्स्ट है अपने हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे 24 हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करते हैं अपनी जो मेन एक्शन है उसे डिनोट करने में कि वो एक्शन कब हो रही है, और कहा टाइम एंड प्लेस जो डिनोट करे मेन एक्शन का, वो है अपने हेल्पिंग वर्ब। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला हेल्पिंग वर्ब है अपना इज, उसके बाद एम, आर, वॉज, वेयर, शुड, वुड, कैन, ये सारे जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, कुड, मे, माइट, विल, शॉल, हैव, हैज, डिड, ये सारे के सारे अपने हेल्पिंग वर्ब है। इनका क्या काम है, अब इनके नाम में हेल्पिंग वर्ब लिखा है, मतलब इनका काम है कि ये हेल्प करते हैं अपने जो मेन एक्शन है उसको। क्या हेल्प करते हैं ये, कि उसका टाइम डिनोट करते हैं, कि वो टाइम और प्लेस डिनोट करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो एक बार थम्स अप कर दिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, तो ये अपने हो गए वर्ब्स के टाइप, डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से वर्ब है वो हमने अभी देख लिए। अभी इसके आगे हम देखेंगे टेंसेस, कि कौन से डिफरेंट टाइप्स के टेंसेस होते हैं। ने अपने पिछले इसमें भी देखा होगा कि मेन जो टाइप होते हैं टेंसेस के, वो तीन टाइप होते हैं टेंसेस के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। ये तीन मेन टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं। अब इसमें प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, जो अपना ऑनगोइंग एक्शन है, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो अभी आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये अपना आ गया प्रेजेंट टेंस में। अब इसमें भी चार टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। तो जो आपकी ऑनगोइंग एक्शन होती है उसे अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो वो आता है अपना प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या आता है अपना, जो घटनाएं हो चुकी है, जो आपका पास्ट क्या होता है, जो 1 घंटे पहले हो चुके हैं या फिर कल हो चुके हैं, 10 तारीख को जो भी घटनाएं हो चुकी है, वो अपनी सारी घटनाएं पास्ट टेंस में हमें डिनोट करनी पड़ती है। अभी प्रेजेंट टेंस का जो एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि आई एम स्टडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम स्टडिंग द इंग्लिश ग्रामर। अभी पास्ट टेंस में वही वही अपने को सेंटेंस जो है वो अगर पास्ट टेंस में लिखना है, मतलब कल जो भी एक्शन आपने ली, सपोज आप कल जाके 12 तारीख को क्या बोलेंगे कि आई हैड स्टडीड द इंग्लिश ग्रामर यस्टरडे, मतलब आपने कल अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस की, ये उसका मतलब हुआ। मतलब इसका मतलब क्या है, जो भी आपकी पिछली मतलब जो घटनाएं घट चुकी है उसे अगर आपको डिनोट करना है इंग्लिश में, तो वो आप सारी पास्ट टेंस में डिनोट करेंगे। डिस्क्राइब द एक्शन इन द पास्ट, मतलब जो भी आपकी पुरानी घटनाएं है उसे आपको अगर डिनोट करना है तो वो पास्ट टेंस में। अब नेक्स्ट अपना टेंस होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या आता है, आप आगे जो भी घटनाएं आपके लाइफ में होंगी, इंडिकेट एन एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब कल सपोज 12 तारीख को जो भी घटनाएं होगी या 1 घंटे बाद आपके लाइफ में जो भी घटनाएं होगी उसे हम फ्यूचर टेंस में डिनोट करेंगे। जैसे कि आप कल क्या बोलेंगे कि आई आई हैव स्टडीड द, अगर आपको फ्यूचर में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, आई विल स्टडी द इंग्लिश ग्रामर टुमारो, मतलब कल मैं इंग्लिश ग्रामर सीखूंगा। तो ये हो गए अपने बेसिक टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी इसमें और डिटेल में हमें इस हर एक टेंस के क्या है, चार चार टाइप होते हैं, जिसमें मैंने बहुत बताया आपको कि जैसे पास्ट में सिंपल पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट,
परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट। तो ये हर एक 3 टेंसेस के 4 टाइप, मतलब ऐसे टोटल 12 टाइप ऑफ टेंसेस है, वो हमें सीखने हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक स्पेशल से सेशन लेना होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, और इसके जो 12 टाइप्स है टेंसेस के टोटल, वो हम जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें देखेंगे। अगर इस सेशन में, अभी ये आपका सेशन खत्म हो चुका है आज का, अगर आज के सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर दोबारा बतानी हो, तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, थोड़ी देर में मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिए, आप अपनी अटेंडेंस लगाइए।